हेलो बच्चों, तो हम 11th के पार्ट 2 सेशन पर हैं, यानी कि हम पूरा का पूरा रीनीट के लिए एक हाईली ओरिएंटेड रिवीजन सेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आपका रिकॉर्डेड है और इस वीडियो को हम 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे और इसको रिकॉर्डेड रखने का लॉजिक मैं बताता हूं, फिर रूल सेट करता हूं हम आज क्या करेंगे और आज हम मैक्सिमम आउटपुट निकालने वाले हैं। तो वीडियो को रिकॉर्डेड रखने के पीछे का कारण यह था कि अब आप टाइम का प्रेशर खुद से फील कर सको। अभी तक के पिछले वीडियोस के अंदर आप क्या देख रहे थे कि मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा था, आप कर रहे थे। अब आप घर पे खुद घड़ी लेकर के बैठोगे और अपने टाइम को नोट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर नेक्स्ट आगे मूव ऑन करोगे, सॉल्यूशन देखोगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम 2 पार्ट में इसलिए कवर करने जा रहे हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी इसके अंदर मैक्सिमम आ सके और आप बहुत ज्यादा नीट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को पूरे के पूरे फोकस्ड वे में ग्रेविटेशन, एसएचएम वेव से लेकर के यूनिट एंड डायमेंशन को बिल्कुल 100% एफिशिएंसी से कर सको, ये मेरा एम था। तो पार्ट 1 वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ग्रेविटेशन और एसएचएम वेव। इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त थ्योरी ओरिएंटेड प्रॉब्लम, मजा आ जाएगा आपको देख करके। लॉजिकल वाले प्रॉब्लम मिलेंगे, कुछ आपको बड़े जबरदस्त हैक्स दूंगा। एसएचएम के अंदर जो बच्चे ग्राफ वाला सवाल पूछते हैं ना कि सर ग्राफ वाला एक सवाल बता दो जो फंस जाए तो कोई ना कर पाए और हम कर लें, वो मैंने आपके लिए रखा। मतलब आपको जबरदस्त आनंद आ जाएगा। तो इस तरीके का हाईली ओरिएंटेड नीट सेशन मैंने आपके लिए रखा है। अब आप प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है ना। आपको ग्रेविटेशन से एसएचएम वेव तक मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। रूल क्या रहेंगे? तो अब रूल ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगा, क्वेश्चन पॉज करूंगा, ठीक है ना। आप घड़ी स्टार्ट कर लो, टाइमर स्टार्ट कर लो, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लो। 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइमर आप उसके अंदर लगा करके रखो, ठीक है ना। वो घन से बजनी चाहिए स्टॉप वॉच, तब जाकर के प्रेशर फील होता है। तो 1.5 मिनट तक का मैक्सिमम आप स्टॉप वॉच में टाइम लगा करके रखो। 1.5 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन करना नहीं है, पेन छोड़ देना है, समझ गए। आपको उसका सोल्यूशन देखना है, मार्क डाउन करना है, ताकि रिवीजन में आप उसको वापस से और ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको और वो नीट के अंदर जब आए तो आपको बस खाली टिक करना हो, ठीक है ना। तो 1.5 मिनट से ऊपर आपको नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन में टाइम, और ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर टाइम लगेगा तो हमें स्किप करने की आदत होनी चाहिए। स्मार्ट स्किपिंग मैंने बोला था ना, वो आज आप पूरी तरीके से फील कर लोगे। तीसरी चीज, पहले आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना, 1.5 मिनट के टाइम के अंदर, और अगर नहीं होता तो छोड़ दोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, पार्ट 1 के वीडियो में हम ग्रेविटेशन और एसएचएम वेव तक कवर करेंगे और इसके अंदर जबरदस्त सवाल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिक भी हैं, एनसीईआरटी के भी हैं, राउंड 1 के भी है, राउंड 2 के भी, और कुछ राउंड 3 के प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि अगर आप देख लो, क्योंकि इस सेक्शन से पार्ट 2 से काफी अच्छे सवाल आए थे, तो 25 जैसे सवाल भी मैंने आपके लिए रखे हैं। नीट 2025 जैसे वाले भी सवाल भी हैं, तो जिनको देख करके जाने से आपको फाइनली रीनीट के अंदर काफी फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। टाइमर आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का। आप वीडियो को पॉज करो, टाइमर स्टार्ट करो और फिर जैसे ही आप 1.5 मिनट के अंदर कर लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। मैं अब इसके सोल्यूशन पे चलता हूं। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बोलूंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है नीट के लिए, नीट वाले का बड़ा फेवरेट बोला जाएगा। क्यों? एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। जबरदस्त कंसेप्ट है, कोई डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है सैटेलाइट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सर्कुलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रही है। जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी तो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी। फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑर्बिटल स्पीड का √gm/r। ये कह रहा है मास m इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट सच दैट इट जस्ट एस्केप्स फ्रॉम दिस सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कुलर ऑर्बिट से एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, चाहे वो सरफेस ऑफ अर्थ से बोलो, चाहे वो कहीं से भी बोलो, वो √2 टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड रहता ही रहता है। तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ से मुझे छोड़ना होता ना, तो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स अर्थ के सरफेस पर जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी थी। अगर मुझे किसी ऑर्बिट से छोड़ना है तो वहां ऑर्बिट की √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर मुझे यहां से पार्टिकल एस्केप कराना है तो उस पार्टिकल की जो स्पीड हो गई दैट इज √2 टाइम्स v0। अब ये मुझसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार पूछता है, आपने देखा भी होगा, मैंने कराया है, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी काइनेटिक एनर्जी, हमने फॉर्मूला लगाया 12 mv², वैल्यू डाली, आंसर आ गया mv²। तो टेक्निकली बोला जाए
तो ये प्रॉब्लम हमारा सेकेंड राउंड का प्रॉब्लम है, जिसको आप फर्स्ट राउंड का बना सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन पे आना। तो मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पर। अब इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे राउंड 1, बिकॉज ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है हमारा, बिना किसी दिक्कत के आपने इसको कर लिया होगा। अब क्वेश्चन देखो जेई 23 का है। तो जेई का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, आज आप बहुत सारे जेई के ऐसे प्रॉब्लम देखो जो खट से हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। बट आपको क्या करना है, नीट ओरिएंटेड प्रॉब्लम करने हैं जेई के, तो वही मैंने आपके लिए रखे हैं। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है द वेट ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन, वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड 3200 किलोमीटर इज गिवन बाय। तो इन क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक बड़ी होती है। स्टूडेंट बिना ध्यान दिए ये देख लेता है कि भाई वो हाइट में कहां से दे रखी है, सेंटर से ले लेता है, कई बार गलती कर देता है। तो मुझे ये हाइट अर्थ के सरफेस से दे रखी है 3200, मैं 3200 नहीं लेने जा रहा। रीजन मैं उसका बताता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 होता है ना। तो ये मैं पुट करूंगा r/2। इससे क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब मुझे यहां पर वेट निकालना है, तो मैंने g' निकाला अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा करके। h की जगह आप देखो मैंने r/2 डाला, और कितना इजीली 4/9 टाइम्स जी आ गया, यानी जो नया वेट होगा 4/9 टाइम्स पुराना वेट। और सॉल्यूशन देखने पर आप देखोगे 8 न्यूटन आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 8 न्यूटन के हिसाब से हम टिक मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड, जो कि राउंड 1 का प्रॉब्लम था। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रॉब्लम देखो, पॉज करो, डिसाइड करो। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ये जो प्रॉब्लम है ये भी हमारा राउंड 1 का है। ये कह रहा है 90 kg बॉडी इज प्लेस्ड एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब वहां जल्दी जल्दी प्रेशर में कहीं देखो, तुम्हारी कॉपी में चेक करो, कहीं तुमने इसे 3r तो नहीं ले लिया, सेंटर से तो नहीं ले लिया 2r। तो ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी हो जाती हैं। तो 2r सरफेस से है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, तो इस पे कितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो बेसिकली हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। तो आप देखो मैंने सिंपल प्रॉब्लम से शुरुआत करी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप हो, फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। तो अब यहां पर एल्टीट्यूड 2r पर हम क्या करेंगे, या तो अपना डायरेक्ट gm1m2/r² यूज कर लो, या g' से भी कर सकते हो, बट ज्यादा इजी है gm1m2/r² लगाना। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर हो गया 3r, और फाइनली रिजल्ट आ गया हमारे पास gmem डिवाइडेड बाय 3r का होल स्क्वायर विच इज 9r²। तो मेरे ख्याल से आपका इजीली आ गया होगा। फाइनल आंसर हमारा इस प्रॉब्लम का आ रहा है 100 न्यूटन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहां तक के प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, खटाखट आपने कर लिया होगा। जनरली टाइम लिमिट आपकी 1 मिनट के अंदर रही होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम देखो, पॉज करो, फिर सॉल्यूशन। जेई 2020 का प्रॉब्लम है। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। प्रॉब्लम कह रहा है प्लैनेट ए हैज मास m, रेडियस r, प्लैनेट बी का मास दे रखा है और रेडियस दे रखा है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी n/4, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लगता है नीट के लिए बड़ा ही सेल्फ सफिशिएंट प्रॉब्लम है। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर ऐसा डायरेक्ट प्रॉब्लम आप आए तो जरूर कर सकते हो, और इवन जेई 2020 का है। करना क्या है, सिंपल रेशियो से काम चलाएंगे। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 gm/r, रेशियो मारा हमने, ठीक है ना। जो मास का डेटा दे रखा था, रेडियस का डेटा दे रखा था, पुट करा और n/4 के बराबर डाला, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 4। अब ये प्रॉब्लम करने में आपको 30 से 45 सेकंड लगे होंगे, जिसमें आपने रेशियो मैनेज करा होगा, आंसर आपका आ गया होगा। यहां तक आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो n=4 के हिसाब से राइट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। जेई 2022 का वीडियो क्वेश्चन देखो, पॉज करो, फिर सॉल्यूशन पे आना। तो मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, जो जेई का प्रॉब्लम है, फिर भी आप देखो राउंड 1 के अंदर धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं इसकी। क्या कह रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन प्लैनेट ए इज 12 एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन अनदर प्लैनेट बी हुज डेंसिटी इज 4 टाइम्स एंड रेडियस इज हाफ ऑन द प्लैनेट इज। तो अब एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को हमें डेंसिटी और रेडियस के टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपने लिखा √2 gm/r, मास को हमने डाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, वो कटेगा, तो यहां पर r² बचेगा। अब रेशियो लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम इसे r को रूट से बाहर निकालें नहीं निकालें, लेट इट बी, छोड़ दो। तो VA/VB, ए पर हमें दे रखी थी 12 किलोमीटर पर सेकंड, बी पर हमें निकालनी थी। डेंसिटी का रेशियो और रेडियस का रेशियो डाला, ठीक है ना। तो आप चेक करो, ये रेशियो कट गया, 1 हो गया। इसका मतलब बी पर भी हमारी जो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, दैट विल आल्सो बी 12 किलोमीटर पर सेकंड। राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया।
इस प्रॉब्लम को करने में भी आपको 1 मिनट या उससे कम टाइम लगा होगा और आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं डरे होगे, घबराए होगे, आपने खटाक से कर लिया होगा। अब देखो कितना टाइम हमारा सेव हो गया है ना। तो हमारा बहुत सारा टाइम इसमें सेव होता चला जा रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में आपके लिए ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला लेक्चर रखा है। आगे चलते हैं। जेई 2022 का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पॉज करो, फिर आगे चलना। टाइमर सेट कर लेना, बिना टाइमर के मत करना। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपने डायग्राम बनाया होगा। जो भी डायग्रामेटिक प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमें खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा, चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली वो सेकंड राउंड का प्रॉब्लम बोला जाएगा। तो दिस इज राउंड 2 प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ए बी सी मासेस 100 kg दे रखे हैं, आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए बी और बी सी बराबर है। तो इसका मतलब बी उसका मिड पॉइंट हो गया और इनके मासेस मुझे दे रखे थे 100, मैंने अभी एम मान लिया। ये कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल पी। अब एक चौथा पार्टिकल पी है जिस पर ऑफ द सेम मास इज एफ। तो इस पी पार्टिकल पर जो कि सेम मास का है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है। रखा कहाँ है? ये रखा गया है व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 13 मीटर। तो 13 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। कहाँ से? इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए बी के ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब यहाँ क्या यूज करना है, ये सवाल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखते हो। डायग्राम बनाने में हमें तकरीबन 15-20 सेकंड ईजिली जाएंगे। अब हमें प्रॉब्लम मैनेज करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पे फोर्स लगाई। मान लीजिए फोर्स एफ है, जैसा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करते हो। इस पे फोर्स एफ है और इसकी फोर्स एफ डैश होगी, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया, इन दोनों का क्यों लिया, 90 डिग्री एंगल है तो √2f हो गया। तो नेट फोर्स हमारे पास आ गई √2f प्लस एफ डैश। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे। अभी भी आप देखो मैंने मास को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, उसके पीछे का कारण ये, लास्ट में इसको निपटाएंगे और आंसर हमें जी के टर्म में देना है, तो हमें जी से डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही इसको सॉल्व किया, अब आप यहाँ पर खेल देखो, तो gm²/13² और यहाँ पर बन रहा है 1 + 1/√2। कई बार मैंने आपको, अब यही कैलकुलेशन की हैक्स काम आती है। 1/√2 मैंने आपको बताया 0.707 होता है, ठीक है ना। तो आपने इसे जैसे ही डाला तो 1.7 हो गया। अब 1.7 और नीचे 13 का स्क्वायर 169। तो डरो मत, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, 170 ले लो उसको, तो ईजिली ये कट जाएगा 100 और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 100G। अब ये सवाल करते करते आप देखो 1.5 मिनट ईजिली निकल गया होगा, है ना। या तो आप इसको यहाँ बीच में छोड़ दिए होगे क्योंकि 1.5 मिनट का टाइमर बच गया होगा। तो हर प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर सेम टाइम लिमिट का नहीं होता। अब इस जैसा प्रॉब्लम आप बताओ, क्या ये नीट के लिए नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम है, बट करने में हमें टाइम लगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला इसको हम राउंड 2 में बोलेंगे, राउंड 3 का नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये 100% हमसे सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी का प्रॉब्लम रहेगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। पॉज करो, फिर आगे सॉल्यूशन देखना। तो मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज 9:4। तो हमें रेशियो ऑफ वेट दे रखा है, मतलब जी का रेशियो दे रखा है अर्थ पर और प्लैनेट पर। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1 मास का रेशियो दे रखा है। रेडियस, इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो मुझे बेसिकली रेडियस ऑफ प्लैनेट निकालना है। फर्स्ट राउंड का बोलूंगा, जी का रेशियो लेने पर प्रॉब्लम सटाक से अगली 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जी का रेशियो मारा, जी का रेशियो मार करके मुझे रेडियस ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करना था आर के टर्म में। बाकी डेटा मैंने पुट किया और फाइनल आंसर मेरा रेडियस ऑफ प्लैनेट का आ गया RE/2, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला लगाते ही कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको राउंड 1 का बोलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 देखो, इसको पॉज करो और बताओ। अब मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन पर। प्रॉब्लम नंबर 8 एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन के कारण गलत करते हैं, ठीक है। ये बेसिक एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। प्रॉब्लम नंबर 8 को अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस अचानक से क्लिक नहीं करता, ठीक है ना। अचानक से क्लिक नहीं करता, वो क्लिक करवाना पड़ता है, बटन खराब हो जाता है क्लिक का। अब ये बोल रहे हैं बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस हो या वेइंग मशीन हो, सेम चीज है, वेट ही तो रिकॉर्ड करेगी। स्प्रिंग बैलेंस की एक से देगा, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन दे देगी। कैप्टन अ सैटेलाइट, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज W1 व्हेन सैटेलाइट गोज इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड W2 व्हेन इट इज गोइंग इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। तो सैटेलाइट की कोई सी भी ऑर्बिट हो, वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, मतलब वहां जो रीडिंग आएगी वो 0 आएगी। कारण उसका क्या होता है? तो कारण ये होता है जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो एक्सेलरेशन हो जाता है सेंट्रीपिटल,
जब आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को सॉल्व करोगे ना, जैसे v²/r डालोगे, v को ऑर्बिटल वेलोसिटी डालोगे, तो ये और कुछ नहीं, ये उसमें g के बराबर ही आ जाएगा। मतलब जो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वही यहाँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये मजेदार बात होती है। तो यहाँ का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गया वो यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब तुम फोर्सेस लगाओगे तो फोर्सेस में नीचे यहाँ मैंने दिखाई भी होंगी। हाँ, तो ये फोर्स लगी mg' तो लगेगी अर्थ के पोल के कारण, kx लगाई और एक्सेलरेशन को तुमने g' डाला। तो जब एक्सेलरेशन और g' दोनों बराबर है हम बोलेंगे फ्री फॉल। बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं फ्री फॉल मतलब g है, बट वो g की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, ठीक है ना, तो g ही बोला जाएगा बट उसकी वैल्यू 9.8 नहीं होगी, कुछ और होगी। तो सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्री फॉल, ठीक है ना, इसलिए यहां पर जो रीडिंग हो गई वो देखोगे आप कट जाएगी और रीडिंग आ जाएगी 0। हेंस वी कैन से दैट W1 और W2 या ऐसी कोई भी ऑर्बिट होगी उसके अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन रहेगी। राइट आंसर फंस जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, इसका नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। JEE 23 का है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, टाइमर जरूर रखना। अब मैं इसके सॉल्यूशन पर आ रहा हूं। प्रॉब्लम ये कह रहा है, अच्छा देखो राउंड 1 का प्रॉब्लम है, मतलब JEE 23 वाले प्रॉब्लम में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दम है, ठीक है, बस खाली फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, खटक से खत्म हो जाएगा। कुछ और अच्छे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं सारे ऐसे हैं, कुछ बहुत अच्छे भी अभी दिखाऊंगा। तो ये कह रहा है बॉडी ऑफ वेट W इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू रीच हाइट अबव द सरफेस विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बॉडी यहां से प्रोजेक्ट करने पर जाती है 9r की हाइट पर, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट। अब देखो क्या किया, दो कंसेप्ट मिक्स किए, थ्रोइंग ऑफ बॉडी और उस जगह पर अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वेट निकालना। तो मुझे यहाँ पर बॉडी का वेट निकालना है, मैं g' निकाल लूँ, ठीक है ना, या फिर मैं यहाँ पर फोर्स निकाल लूँ डायरेक्ट Gm1m2/r² लगा के, दोनों से मेरा रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से आप कर लो, अगर आप Gm1m2/r² से करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो सेम, ठीक है ना। आप देख लो नीचे डिनोमिनेटर में अपना 100 बचेगा, तो कोई भी तरीका आपके लिए एप्लीकेबल है। तो आप वेट कैलकुलेट करोगे, दैट विल कम आउट टू बी W/100। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और टेक्निकली आपने ये 1 मिनट के अंदर कर लिया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, पॉज करो। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड इस साल ऐसा प्रॉब्लम रीनीट के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मुझे दे रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस। सेम एज इट इज कंसेप्ट पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करते हैं, जहां फील्ड और पोटेंशियल वाला रिलेशन होता है, ब्रह्मास्त्र आप जानते ही हो, है ना। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस मच पॉइंट। पहले कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो फील्ड के अंदर हम एक मास को मूव करा रहे हैं और मुझे उसे मूव कराने का वर्क डन कैलकुलेट करना है, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अपना ब्रह्मास्त्र क्या होता है, W एजेंट बराबर डेल्टा U बराबर नेगेटिव कंजर्वेटिव इक्वल टू Q डेल्टा V। Q डेल्टा V हम कहाँ यूज करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ यूज करेंगे M डेल्टा V। तो सेम कंसेप्ट पर मैंने यहाँ प्रॉब्लम रखा है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा इस कंसेप्ट को लगाते वक्त झिझकता है, ठीक है ना। तो अब आप पहले तो ये चेक करो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या 1.5 मिनट से ऊपर लगा। तो M डेल्टा V मैंने लगाया। अब डेल्टा V कैसे निकालेंगे, वही फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन, फील्ड पोटेंशियल वाला रिलेशन, माइनस E डेल्टा R। अब E की जगह ये G दे रखा है, डजंट मैटर, डेल्टा R हम डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल से लिख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आप चेक करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी अपनी -1, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली जो वर्क डन की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 2 जूल। अब यहाँ पर अगर आपने 2 जूल देखो तो खैर यहाँ तो पॉजिटिव में ही दे रखा है, पर नीट एग्जाम के अंदर ये कैसे और मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ 2 जूल लिख दे या -2 जूल लिख दे, बच्चा हो गया कंफ्यूज कि यार क्या आंसर डाले। अब यहाँ सिली मिस्टेक से हमें बचना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हुए आप इसको करोगे। तो अब ये कौन सा राउंड का है, तो देखो भाई क्लिक करने के ऊपर है और तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर तुम्हें पता है तो फिर ये फर्स्ट राउंड के अंदर हो जाएगा, नहीं तो हद मार के सेकंड राउंड के अंदर, यानी 1 से सवा मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा प्रॉब्लम है, करो इसको, टाइमर लगा लो। अब सॉल्यूशन पे आओ। अब मुझे पता है ये प्रॉब्लम तुमसे 1.5 मिनट में नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत सारी है। अब इसका क्या बोलते हैं, प्री कैप हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए। राउंड 2 का ये प्रॉब्लम है, नीट के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, कारण नीट ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन के ग्रेविटेशन में भर भर के प्रॉब्लम आपसे पूछता है। तो नीट के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंसेप्ट
बहुत ही सिंपल है कि हमें इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर इजीली हम क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहानी ये थी कि एक एम मास का पार्टिकल था, स्मॉल एम मास का, जो कि एक प्लैनेट के चारों तरफ, प्लैनेट का मास एम था, आर रेडियस में घूम रहा था, ठीक है ना। अचानक से ये पार्टिकल स्प्लिट हुआ और स्प्लिटेड पार्टिकल इक्वल इक्वल मासेस के, बट उनके रेडियस r/2 और 3r/2 हो गए। अब मुझे यहाँ पता करके देना है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल टोटल एनर्जी, ई फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं कैसे निकालूं? तो मेरा तरीका क्या रहेगा, पहले मैं इसकी फाइनल एनर्जी लिखूंगा, फाइनल या इनिशियल लिख लो, कोई भी बात एक ही है। ये लिखते वक्त हमारे फॉर्मूले क्लियर रहने चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला -gm1m2/2r होता है। यहाँ केयरफुली वैल्यू डालनी है, इसलिए मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो आप प्रॉब्लम नंबर नोट कर लो 11, या आपको दोबारा से करना है क्लास के बाद, ताकि आपका इसमें हाथ सेट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है नहीं हुआ होगा अभी, फर्स्ट बार जब आपने इसे करा होगा आप लड़खड़ाए होगे, ठीक है ना। तो वैल्यू मैंने डाली -gm/m/2 यहाँ आ गया इसका डिस्टेंस, और यहाँ पर हो गया हमारा 3r/2। सॉल्व करा तो मेरे पास फाइनल एनर्जी आ गई -2/3 gmm/r। अब इसी तरीके से हम इनिशियल एनर्जी लिखेंगे। इनिशियली ये एम मास का था, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी -gmm/2r। अब मुझे डिफरेंस लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल डाला, रिजल्ट आ गया -gmm/6r। तो फाइनल आंसर मेरा यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखो आप मक्कारी क्या करी गई है, ये भी रखा गया, ये भी रखा गया। अब जिस बच्चे का साइन कन्वेंशन गलत हो गया तो उसका डेफिनेटली इसके अंदर नेगेटिव मार्क आएगा। तो प्रॉब्लम इस तरीके का है कि कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका आना चाहिए, और उसके बाद ये ऑप्शंस में सिली मिस्टेक कराने वाला भी है। तो आपको केयरफुल रहना है और इस प्रॉब्लम को आपको जरूर क्लास के बाद अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 12। पढ़ो, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन देखना। तो अब 12th पर आते हैं। 12th मेरे ख्याल से सिंपल ग्राफिकल प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट बेस्ड था इसलिए मैंने रखा था आपके लिए। अब प्रॉब्लम पढ़ोगे तो ये कह रहा है लेट वी एंड ई रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो फट से हमने सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल और फील्ड का ग्राफ बना लिया। फील्ड हमें अच्छी तरह पता है, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर चलती है। पोटेंशियल का अंदर पैराबोला होता है, बाहर हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है। सेम एज इट इज नेगेटिव साइड पे रहेगा पोटेंशियल का, फील्ड वाला भी नेगेटिव साइड पे ही आपका ग्राफ बनेगा। अब यहां पर ये जानना चाह रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, द प्लॉट ऑफ वी आर इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये वी आर ग्राफ कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्लॉट ऑफ ई एंड आर इज डिसकंटिन्यूअस। तो फील्ड और आर का ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं पर भी ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं आया। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो देखोगे राइट आंसर तो हो जाएगा डी वाला, ये आपने कर लिया होगा अगर आपको ग्राफ्स बेसिक आते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 नंबर, टाइमर लगाओ, JEE 23 का प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन इसका ऑब्वियसली राउंड 2 का बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा। अब प्रॉब्लम कह रहे हैं एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कैपलर लॉ के ऊपर बेस्ड ये सारी चीजें हैं। ये कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये आप क्लियर कट जानते हो, हाँ भाई सही बात है। ये कह रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये भी फॉल्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ हमारी एक्ट करेगी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये हमारा कैपलर का थर्ड लॉ है, बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट है। तो राइट आंसर आप देखोगे तो इसमें हमारा ए करेक्ट है और डी करेक्ट है। तो ए एंड डी ओनली, यानी फर्स्ट वाला हमारा इसके अंदर जाएगा। यहां पर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी का यूज हुआ है, कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम देख लो आप, JEE 23 का है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ। मुझे नहीं लगता इसमें आपका आधा मिनट भी लगना चाहिए, देखो फिर आंसर चेक करना। सो हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली डिपिक्ट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर। तो वी आर का ग्राफ हमें बनाना है, पर किसके लिए बनाना है, ड्यू टू लार्ज प्लैनेट ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म, यानी सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए अभी जस्ट देखा था पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 15 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते हो, टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो, पॉज करो,
टाइमर लगाओ फिर आगे चलना। तो 15 के सॉल्यूशन पर आते हैं। अब ये जो 15 है देखो, यहां मैंने आपके लिए लिख दिया नीट का फेवरेट है, एनटीए का फेवरेट है भाई ये, ठीक है ना। उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं सेट ऑफ प्रॉब्लम, उनका बड़ा दिल ललचाता है ये दे दे, तो उनमें से एक है। तो ये प्रॉब्लम आप वापस से, आप वैसे मुझे लगता हो गया होगा क्योंकि जैसे कई मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं हर क्रैश कोर्स के अंदर, तो ये आपका डेफिनेटली हो गया होगा, ठीक है ना। पर इसको रिवीजन में जरूर डाल लेना। क्वेश्चन नंबर है 15। ये कह रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास 1 kg गो अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब मुझे ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो क्या किया, दोनों पार्टिकल पकड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, और यहां पर क्योंकि मुझे ओमेगा निकालना है सो मैं इस फोर्स को mv²/r की जगह mr ओमेगा स्क्वायर डाल दूंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिखी, ओमेगा की वैल्यू निकाली, डेटा पुट करा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी आ गई ½ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मैं तो बोलूंगा ये फर्स्ट राउंड का है, ठीक है ना, इसको कतई भी सेकंड राउंड तक ले जाने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट फर्स्ट राउंड का है, देखते ही आप खत्म कर सकते हो क्योंकि कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो पॉज करो। अब 16 के सॉल्यूशन पर आते हैं। 16th है आपका राउंड 1 का, देखते ही आपको ललचाया होगा कि सर इसको कर लेंगे, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन की भी बात है इसके अंदर। ये कह रहा है द अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द अप्रोक्सीमेट बोला है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब यहां बच्चा क्या होता है ना, कंफ्यूज होता है कि हाइट निकालते वक्त हम वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, g' g 1 - 2h/re। तुम में से कितनों ने ये लगाया कमेंट में बता देना, ताकि मैं एक बार चेक करूं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। तो इससे एक्सपीरियंस ही बढ़ता है और कुछ नहीं। तो g' g 1 - 2h/re ये आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तब लगता है जब क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर वो बोल तो रहा है अप्रोक्सीमेट, अरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, वो थोड़ा ना कह रहा कि अप्रोक्सीमेशन लगाओ, ठीक है ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो वो फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो g' = gr² + r + h का होल स्क्वायर। यहां पर g' की वैल्यू मैंने g/3 डाली, सॉल्व किया, √3 - 1 आया, √3 को हमने 1.73 डाला, तो 0.73 × 6400। अब यहां अप्रोक्सीमेशन लगा लो, 0.7 ही पकड़ लो, 73 को छोड़ दो, ठीक है ना। तो आप देखोगे 4687 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 4687 के आसपास जो वैल्यू मिल रही है वो हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, बट टाइम आपको 1 मिनट तक का जरूर लगा होगा, बिकॉज सॉल्व करके अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सा लगाना था। नेक्स्ट पर चलते हैं, 17th देखो, पॉज करो। अब 17th अगेन नीट का फेवरेट है भाई। इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किए बिना नीट एग्जाम में कभी मत जाना। ग्रेविटेशन से ये पक्के पक्के प्रॉब्लम है, गिरते ही गिरते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा इसको छोड़ करके गया वो अपने आप से ग्रेविटेशन पे क्रॉस कर लो, नहीं होगा हमसे। अब ये यहाँ केयरफुल क्या रहना होता है, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास M एंड रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड 2r। तो मुझे सरफेस से उठा करके सर्कुलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को ले जाना है, तो वर्क डन निकालना है या मिनिमम एनर्जी निकालनी है। तो कंसेप्ट है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब बड़े केयरफुल रहना, मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना -gm/m2 / 2r, वो तभी लगेगा जब सर्कुलर ऑर्बिट है, वरना नहीं लगेगा। तो यहाँ तो सर्कुलर ऑर्बिट है, केयरफुल इसमें भी रहना, एल्टीट्यूड है ना, तुम्हें डालना सेंटर से डिस्टेंस। तो यहाँ पर तुमने इनिशियल पहले मैकेनिकल एनर्जी लिखी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा -gm/m2 / 2r, कारण कि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ k + u से हमने ब्रेक किया, ठीक है। k वाला पार्ट आप देखोगे तो 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हमारी मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई -gmm/r। अब फाइनल सर्कुलर ऑर्बिट की निकाली, यहां हमने 3r डाला सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है ना, और रिजल्ट आ गया -gmm / 6r। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो दैट विल बी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हो 5/6 gmm / r। तो ये है नीट का परफेक्ट प्रैक्टिस वाला प्रॉब्लम। जनरली 1 मिनट तक का टाइम लेता है। अब मैं इसको क्या बोलूँ, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, तो मैं बोलूँगा अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो फर्स्ट राउंड में करो, और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, गिरते पड़ते करने की आदत है, तो सेकंड राउंड में करो। बट हाँ, करके जरूर आओ, छोड़ के मत आओ,
नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब आप देखने जा रहे हो प्रॉब्लम नंबर 18। ये प्रॉब्लम के बारे में पहले मैं बता दूं, बहुत बढ़िया कैपलर लॉ का ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और टाइमर लगा करके आप इसको करो, आपको इसमें मजा आ जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहा है मुझे, क्योंकि कैपलर के लॉ के ऊपर नीट वाला मतलब प्रॉब्लम देता ही देता है। तो ये नीट एनटीए का फेवरेट सेक्शन है, बट टाइमर लगा करके करना, फिर इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखो कैसे खटाक से होता है। तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर, और मुझे लग रहा है इसे करते करते 1.5 मिनट या उससे ज्यादा टाइम तो आपको लग गया होगा। पढ़ो, देखो राउंड 2 या राउंड 3 का है। अगर क्लिक कर गया तो राउंड 2, और अगर क्लिक नहीं करा तो फिर या तो राउंड 3 या आप छोड़ करके आओगे, ठीक है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर मुझे सबसे प्यारा प्रॉब्लम लगा, इसलिए मैंने आपके लिए रखा, ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से ऐसा प्रॉब्लम नीट एग्जाम के अंदर नहीं देखा गया, तो मुझे लग रहा है कि ये आ जाना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये बोल रहा है कि CSA जो है, पहले मैं प्रॉब्लम समझा देता हूं आपको। तो CSA आप देखोगे ना, तो ये बेसिकली ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का एरिया 1/4 ऑफ द इलिप्स है, मतलब पूरे इलिप्स के एरिया का 1/4 है। तो ये A/4 हो गया। ये एरिया आप देखोगे हाफ ऑफ इलिप्स है, तो A/2 हो गया। सिमिलरली ये जो मैं रेड शेड कर देता हूं, इधर साइड वाला, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों हो गए हमारे A/2। अब कहानी क्या है, ये कहता है कि जैसे T1 जो टाइम है टेकन बाय द प्लैनेट टू गो ओवर द पाथ ABC, तो ABC में जाने का जो टाइम है दैट इज T1, ठीक है। तो यहां से यहां आने का जो टाइम होगा वो कितना होगा। मोस्टली बच्चा क्या करेगा, गलती ये कर देगा, दोनों टाइम दोनों एरिया बराबर देखते हुए कि भाई ये भी आधा एलिप्स है, ये भी आधा एलिप्स है, इक्वल कर देते हैं। नहीं, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि आपको एरिया जो चाहिए होता है दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट फ्रॉम सन चाहिए होता है। तो जब आप राइट साइड का एरिया निकालोगे तो आपको ये एरिया चाहिए होगा, विच इज A/2 प्लस A/4। और जब आप लेफ्ट साइड का निकालोगे तो A/2 माइनस A/4। अब ये था इसके अंदर सबसे बढ़िया हैक। अब आगे का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। एरियल वेलोसिटी जो प्लैनेट की होती है वो कांस्टेंट होती है, कैपलर का सेकंड लॉ है, यानी डेल्टा A बाय डेल्टा टी इक्वल रहेगा, डेल्टा टी नहीं, डेल्टा A बाय डेल्टा टी। तो मैंने क्या करा, दोनों के एरियल वेलोसिटी को इक्वेट किया, या कहीं की भी एरियल वेलोसिटी को इक्वेट किया। डेल्टा ए लिखा टाइम T1, डेल्टा ए लिखा A/2 माइनस A/4 T2, और यहां से क्लियरली T1 T2 का रिलेशन आ गया, विच इज T1 इक्वल टू 3 T2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इस प्रॉब्लम को नोट कर लेना, सेव कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके नीट के लिए मैंने आपको दिया। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सेक्शन अब आपका SHM वेव का है। भाई इसमें जबरदस्त मिलने वाले हैं प्रॉब्लम, जैसे अभी ग्रेविटेशन के अंदर तुम्हें मिले वैसे मैंने SHM वेव के अंदर रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पॉज करो फिर सॉल्यूशन देखना। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कह रहा है ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर प्रॉब्लम है, गड़बड़ हो सकती है। खैर यहां ऑप्शन में आपको मिल गया होगा, बट अगर आप इसे रॉन्ग वे में करके तो अननेसेसरी टाइम किल हो जाएगा। अब मैं हैक बताता हूं आपको कि क्या चीज है इस प्रॉब्लम के अंदर। ये बोल रहा है ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड गिव 1 बीट पर सेकेंड विद द थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप। तो मैंने यहाँ ट्यूनिंग फोर्क और ऑर्गन पाइप को क्लब करके एक सवाल बनाया है, क्योंकि नीट वाला ऐसा जरूर बनाता है। तो अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है 1। अब यहाँ आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया, सारी चीजें भी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो मोस्टली इस प्रॉब्लम में बच्चे अटकते हैं। कहाँ अटकते हैं, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखते वक्त डर लगता है उनको कि यार ये कौन सा है, एन की वैल्यू क्या डाले। तो बताता हूँ। तो पहले आपने ओपन ऑर्गन पाइप डाला, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब हुआ 3 लूप बन रहे हैं। तो 3 लूप बन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, 3V/12, ठीक है ना। अगर यहां पर हमारा ओपन ऑर्गन पाइप होता तो पहली बात तो इवन नंबर ऑफ लूप नहीं बनते, है ना, ओ सॉरी इंटीग्रल लूप नहीं बनते, 2.5 3.5 ऐसे करके लूप्स बनते। तो हमेशा पाइप चेक करो फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखो। अब नेक्स्ट चीज सुनो, तो डिफरेंस दे रखा है 1। अब ये तो बता नहीं रखा कि ट्यूनिंग फोर्क की ज्यादा है या हमारे पाइप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहां 2 वेरिएशंस होंगे, या तो ट्यूनिंग फोर्क माइनस दिस या फिर दिस माइनस ट्यूनिंग फोर्क। अब अगर आप एक ही सीन लेकर के चले गए, मान लो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो काम खराब हो जाएगा, फिर आपका आंसर गलत आ सकता है, आप वहां पर पजल्ड हो सकते हो, ठीक है। तो मुझे बताना कितने बच्चों ने ये वाला लेकर के सॉल्व किया था। तो हमेशा इसमें दोनों वर्जन सॉल्व करो। तो मैंने इस वर्जन को उठाया, वैल्यू डाली, ये 256 था, तो 3V/12 हमारा 255 हुआ। अब देखो बाकी डेटा मुझे दे रखा है, V की वैल्यू मुझे दे रखी है विच इज 340। मैंने सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व किया, इजिली 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर आ गया। तो एक लेंथ तो हो गई 200, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसको सॉल्व किया,
इधर से लेंथ आ गई 198। अगर 198 और 200 दोनों ऑप्शन में होते तो दोनों टिक होते। तो ये अब ये नहीं कि ये ऐसे ही आएगा, ये दोनों में आ सकता है। 198 भी ऑप्शन होता तो वो भी इसका राइट आंसर होता, बिकॉज इसने बताया नहीं कौन छोटा और कौन बड़ा, पर मैंने तुम्हें बता दिया, तो एग्जाम के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं। 20 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। देखो, पॉज करो, फिर सॉल्यूशन देखना। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। 20 नंबर प्रॉब्लम राउंड 2 का है, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, मजेदार प्रॉब्लम है। देखो, ये कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो मुझे मीन पोजिशन से दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो, इस जगह पर जो वेलोसिटी है, इस जगह पर जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो कहानी तो फॉर्मूला बेस्ड है, पर कहानी कैलकुलेटिव जरूर है। अब तुम्हें किसी भी जनरल पोजीशन पर पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ का एक्सेलरेशन बताओ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे ही मैंने बराबर करा, ठीक है ना, ओमेगा एक कटा। अब यहाँ वैल्यू मत डालो, क्योंकि हमारा टारगेट ये एक्स और ए सॉल्व करना नहीं है, हमें निकाल करके देनी है ओमेगा की वैल्यू। तो पहले फॉर्मूला बिल्डअप करो और लास्ट में वैल्यू डालो। तो ओमेगा का फॉर्मूला मेरे पास आया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं वैल्यू डालूंगा, तो मुझे एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो अभी हमारा सीधे सीधे, अच्छा मुझे ओमेगा निकालना है या टाइम पीरियड निकालना है, ये भी चेक करो। तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो 2 पाई बाय टी डाला मैंने इसको, तो मेरे पास ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अभी कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है ना, एक्स अपना बाहर आ गया विच इज 4, और इधर मेरे पास 9 बचा, रूट लेकर के 3 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 8 पाई बाय 3। इसको मैं सेकंड राउंड का ही बोल करके चल रहा हूँ। टाइम आपको 1.25 मिनट से 1.5 मिनट इसके अंदर लगेगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस सही कर लोगे तो ज़रूर ये 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 21। अब 21 देखो, फिर बताता हूँ। तो भाई ये प्रॉब्लम नीट का परफेक्ट ट्रैप है। क्यों मैं ट्रैप बोल रहा हूँ वो सुनो। एक तो इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर स्टूडेंट गलत मार्किंग करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में प्री अजम्पशन चल रहा है ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। तो तुम में से कितने बच्चों ने इसका आंसर फर्स्ट किया मुझे बताना कमेंट में, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये आगे के लिए लर्निंग का काम करता है। अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाता हूँ। इतना बढ़िया प्रॉब्लम है कि दो कंसेप्ट इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर मिक्स होकर के लग रहे हैं। ये बोल रहा है वेव पल्स ट्रैवलिंग ऑन 2 पिच स्ट्रिंग गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड इन शेप एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वन, एंड देन वी हैव टू चेक कि लैम्डा डैश और लैम्डा में कौन बड़ा कौन छोटा। सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए हार्ड रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन का। तो वेव जो रिफ्लेक्टेड होती है और इन्वर्टेड इन शेप, यानी इस तरीके से शेप रिफ्लेक्ट होकर के आए, तो ये कब होता है, हार्ड रिफ्लेक्शन में। मतलब वेव चल रही है और रेयरर मीडियम में और डेंसर की बाउंड्री से टकरा करके लौटे, ठीक है ना। तो पहला तो ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज, वेव लेंथ कैसे कंपेयर करें। तो यहां पर भी वेव मोशन का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फेज सेम रहता है। पढ़ा है ना आपने वेव मोशन के अंदर, जो अपना वेव ऑप्टिक्स वाला कंसेप्ट है, सेम एज इट इज हम इस्तेमाल करेंगे। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। अब सर स्पीड को कैसे वेवलेंथ से लिंक करने जा रहे हो, बड़ा सिंपल, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है ना। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, परफेक्ट नीट ट्रैप है, एस सी बाई लैम्डा से नहीं सोचना। तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, वो चेंज होने नहीं वाली जब वेव एक जगह से दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब तुम सोचो v का क्या हुआ, तो यहां से यहां जाते वक्त, रेयरर से डेंसर जाते वक्त स्पीड कम हो गई, तो वेवलेंथ कम हो गई। कितना इजी सॉल्यूशन था, बट क्लिक करे तब तो बात है। इसलिए मैंने लिखा था कि ये प्रॉब्लम अगर क्लिक कर गया तो तुम इसको कर लोगे, और अगर क्लिक नहीं किया तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका थर्ड वाला होगा, ना कि जो ज्यादातर बच्चे सोच रहे थे फर्स्ट वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, जरूर सेव कर लेना और कमेंट में बताना आपका क्या आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देखो, स्टॉप वॉच लगाओ और फिर सॉल्यूशन देखना। तो भाई अब मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं, मुझे पक्का पता है तुमसे नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ये नीट के लिए इक्वेशन बेस्ड जो मैंने प्रॉब्लम तुम्हारे लिए डाला है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम है जैसा नीट 2025 के अंदर था कि जिसको पता है, जिसके पास दिमाग है वही कर पाएगा, वरना बच्चा छोड़ देगा, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूं और ये भी बताता हूं तुमने क्या गलती करी और तुम कहां अटके। सवाल पढ़ोगे तो सवाल, पहली बात तो राउंड 3 का है,
ट्रिकी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, 22 है और सेव जरूर कर लेना ताकि रिवीजन में गड़बड़ी नहीं हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एक्स नॉट साइन स्क्वायर टी बाई 2 दे रखी है, एक्स नॉट इज 1, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपने क्या गलती करी, आपने एक्स की इक्वेशन देखी, आपने वेलोसिटी निकाली dx बाई dt करके, जो कि डिफरेंशिएशन में हो गया हमारा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इंटू 1/2, और आप गए फंस। अब आपने सोचा काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर में वी की वैल्यू डाल देते हैं और इक्वेशन, नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम हो गया। ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। अब इस तरीके का सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे, एसएचएम की इक्वेशन के अंदर लाएंगे। पहले पता तो करो ये एसएचएम है या नहीं। तो हमने इसे लीनियर पावर में कन्वर्ट किया। इसके लिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स लगाई, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहां से ये मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हुआ, एक्स नॉट वाले टर्म को इधर लेकर के आए, बिल्कुल एज इट इज क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ये सवाल, ठीक है ना। तो इसको हम इधर लेकर के आए। अब ये जो फैक्टर है इसको मैंने कैपिटल एक्स माना। अब जानते हो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि हमारा ये पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट नहीं ऑसिलेट कर रहा। इसको जब हम 0 पुट करेंगे पूरे टर्म को, तो एक्स नॉट बाई 2 के अबाउट ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, यानी इस पार्टिकल की मीन पोजिशन एक्स नॉट बाई 2 पर है, ना कि 0 पर है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये हाफ है। ये चीजें बच्चों को बतानी होती, इसलिए ऐसे सवाल होते नहीं। तो एम्पलीट्यूड हाफ है और मीन पोजिशन हाफ पर है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, फटाफट से डायग्राम बनाया, पार्टिकल की मीन पोजीशन हाफ पर डाली, एम्पलीट्यूड हाफ है, इसके अंदर ऐड किया तो ये 1 आया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया सर, क्योंकि नेगेटिव भी तो होती है एक्सट्रीम। सो नेगेटिव एक्सट्रीम आ गई 0 पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम आ गई 1 पर। अब काइनेटिक एनर्जी पोजीशन का ग्राफ मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, 0। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर 0। तो मैंने उठा करके ग्राफ बना दिया, खत्म, और सीधे फर्स्ट ऑप्शन टिक। कैसा था सॉल्यूशन, जबरदस्त था। एग्जाम में आता तो छोड़ के आते, अब आप जरूर करके आ जाओगे, बट अगर सेव कर लोगे तो। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है 23, देखो, पॉज करो, फिर सॉल्यूशन देखना। तो मैं आता हूं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन है इजी, डायरेक्ट आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। सो हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ माउंटेन देन एट द बेस ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन पर जाने से, हाइट बढ़ने से ग्रेविटी कम हो जाएगी, ग्रेविटी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। फॉर्मूला आप जानते ही हो, 2.√L/g। तो जी डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम जाएंगे, द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा वैसे टाइम पीरियड कम होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है ना। कौन सी थी ये, ऑप्शन ए। अभी हम आ जाते हैं, अच्छा ऑप्शन ए तो सॉरी यहां पर था। ये कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ माउंटेन देन एट द बेस ऑफ माउंटेन। तो टॉप ऑफ द माउंटेन पर टाइम पीरियड ज्यादा है, तो जी कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी आ जाओ रीजन पर। The time period of simple pendulum decreases with the increase in the value of acceleration due to gravity and vice versa. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Hence we can say that both are true and R is the correct explanation of A. तो ये हो गया आपका assertion reason based problem, ठीक है। मुझे लगता है आपका 100% सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बेसिक प्रॉब्लम है, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। पॉज करो फिर सोल्यूशन देखना। तो अब ये स्टैंडर्ड हमारा फेजर का प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर 5 को अंदर ले गए, एक्स एक्सिस पर एम्पलीट्यूड 5, वाई एक्सिस पर हो गया 5√3, ठीक है ना। अपन साइन ओमेगा टी फंक्शन को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, कॉस ओमेगा टी हमारा वाई एक्सिस पर रहता है। रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो नेट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी 10, बट ये इसके साथ साथ हमसे पूछना चाह रहा है टाइम पीरियड। तो ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज 3 पाई, तो हमने 2 पाई/t डाला और टाइम पीरियड की वैल्यू 2/3 आ गई। तो 10 एंड 2/3 ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ खास नहीं था, बस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस था। 1 मिनट के अंदर हो गया होगा। नेक्स्ट 25, देखो, रोको, फिर चलना। तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो प्रॉब्लम ये है, ये आपका फर्स्ट राउंड का ही प्रॉब्लम है, मतलब डायरेक्ट आपसे हो गया होगा, ठीक है ना। ये बोल रहे थे एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस कॉलम। तो भाई रेजोनेंस कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। तुम लोग पूछते रहते हो ना एक्सपेरिमेंट कौन सा करके जाए, तो ये तो जरूर करके जाना। तो रेजोनेंस कॉलम में एंड करेक्शन हमें दे रखा है विच इज 1 सेंटीमीटर।
अब ये बोल रहा है कि पहली जो शॉर्टेस्ट लेंथ मिल रही है 10 पर मिल रही है, नेक्स्ट कितने पर मिलेगी। तो हमें क्लियरली पता है फर्स्ट लेंथ L1 प्लस ई λ/2 हो जाएगी। एंड करेक्शन पुट किया, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर मुझे ये देखने को मिल रही है, तो इधर से मेरे पास λ/2 आ गया। अब नेक्स्ट लेंथ मुझे यानी L2 की वैल्यू निकालनी है, तो अगली कहाँ पर होती है 3 λ/2 पर। तो फट से मैंने ई डालते हुए और λ/2 की वैल्यू डालते हुए L2 की वैल्यू निकाल करके दे दी। क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट रेजोनेंस कॉलम के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसको हम हार्ड बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फर्स्ट राउंड का बोलेंगे, सेकंड का भी नहीं बोलूंगा इसको मैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखो और करो क्वेश्चन नंबर 26। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। 26 आपका बेसिक एनसीईआरटी कंसेप्ट है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बट फिर भी कई लोगों की ये सिली मिस्टेक हो जाती है। एन ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड कंसिडर। अब जो ऑर्गन पाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर वेव कौन से मोशन में ट्रैवल करती है, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स नेचर होता है। एयर के अंदर जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो उसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखाई देगी। और ऑर्गन पाइप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव नहीं होगी, स्टैंडिंग वेव होगी, बिकॉज ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव पैटर्न फॉर्म होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव हमारा इसका राइट आंसर जाएगा। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्लिक कर गया तो 30 सेकंड, नहीं क्लिक करा तो छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट पर आते हैं 27 नंबर। अब आप इसको अटेम्प्ट करो, मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूं। 27 नंबर जो प्रॉब्लम है ये राउंड 2 का है। राउंड 2 का इसलिए नहीं कि कठिन है, ये राउंड 2 का इसलिए है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम इज इतना। तो पहले तो हमने इक्वेशन बना ली ए मैक्स बाय वी मैक्स की, यहाँ से हमारा ओमेगा आ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है, ये कहानी इंटरेस्टिंग है। कहता है t=0 पर डिस्प्लेसमेंट इज 5, यानी t=0 पर पार्टिकल मीन पोजिशन पर नहीं है, t=0 पर पार्टिकल 5 मीटर पर है। What is the maximum acceleration? Initial phase is π/4। अब यहां पर तुम्हें पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा तो तुम निकाल चुके, बट एम्पलीट्यूड के बिना कहां से करोगे? तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अब या तो तुम इसकी इक्वेशन लिखो कि भाई x = a sin ओमेगा टी में हम एक काम करते हैं, x की जगह 5 डाल देते हैं, इनिशियल ओमेगा टी प्लस 5 में इनिशियल फेज की जगह π/4 डाल देते हैं, t हमारा 0 है, वहां से हम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। यानी आप ये भी यूज कर सकते हो, मैं आपको ये भी बता देता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस π/4। अब आपको t=0 पर पोजीशन 5 पे रखी है, तो आपने इसे 5 डाला, a साइन π/4, और यहां से आप देखोगे एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5√2 आ गई। तो वन मेथड इज दिस। दूसरा आपने फेजर बनाया, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन मारा, यानी पार्टिकल की पोजीशन देखी, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस की आइडेंटिटी लगाते हुए एम्पलीट्यूड निकाला, वैल्यू सेम आई। यानी इस एम्पलीट्यूड को 2 मेथड से निकाल सकते हो, इधर बाय इक्वेशन और बाय फेजर मेथड, जो आपको कंफर्टेबल लगे। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, अब आपको सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर ए लगाना है। ओमेगा स्क्वायर ए लगा करके 500√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए मैंने इसको राउंड 2 का बोला था, क्योंकि आपको थोड़ा सा सेकंड स्टेप को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पर आते हैं 28, देखो सॉल्व करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूं। पहली बात तो 28 नंबर प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कई टेस्ट के अंदर कई जगह पर रिपीट हो जाता है, बट फर्स्ट राउंड का है, लेंथी नहीं बोलेंगे। ये प्रॉब्लम बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ, द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेव वेलोसिटी 2vp मैक्स है, वेव वेलोसिटी ω/k होती है, ठीक है, और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी वही a ओमेगा होती है। तो जैसे ही आपने इसे सब्स्टिट्यूट करा, k को 2π/λ डाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैम्डा की वैल्यू आ गई विच इज 40 सेंटीमीटर। सीधे फटाक से फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। राइट आंसर फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट पर आते हैं 29, जेईई मेंस 21 का है, पहले आप करो। अब इसका सोल्यूशन देखना। तो ये प्रॉब्लम जो है अगेन ये प्रॉब्लम भी फर्स्ट राउंड का है, बट इसके अंदर अननेसेसरी स्टूडेंट टाइम किल कर देता है। बताता हूं कहां पर। देखो ये कह रहे हैं इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जामिनर ना काइनेटिक एनर्जी बहुत पूछता है। अगर ये आपसे, ठीक है ना, काइनेटिक की जगह पोटेंशियल पूछ जाता तो आप जल्दी कर देते। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर जगह बता करके काइनेटिक एनर्जी पूछी गई ना तो मत निकालो डायरेक्ट। यहाँ अगर निकालना भी चाह रहे हो तो वो लंबा वाला फॉर्मूला लगाओ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो क्या करो, आपको मिडिल पे यानी a/2 पे ये पता करना है कितनी काइनेटिक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा इजी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो तुम पोटेंशियल लिख लो। जैसे ही तुम x की वैल्यू डाल करके पोटेंशियल लिखोगे तुम्हारे पास पोटेंशियल आ जाएगी E/4।
टोटल एनर्जी वैसी कांस्टेंट होती है, तो ई में से माइनस करके जो बचेगी वो काइनेटिक होगी, तो वो ज़्यादा आसान है लिखना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 3/4 ई। अब फ्रैक्शन साफ दिख रहा है, 3/4 फ्रैक्शन है। राइट आंसर टिक मारा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये होता है इसको परफेक्टली सॉल्व करने का तरीका कि जब हमें पोजिशन के हिसाब से काइनेटिक या पोटेंशियल निकालनी हो तो प्रेफरेबल रहेगा पोटेंशियल निकालो। नेक्स्ट 30 आप करो, ये जेईई मेंस 21 का है, तो मैं रोकता हूं अब इसको, ठीक है। आप सॉल्यूशन देखो, राइट आंसर इसका देखोगे तो राइट आंसर है इसका ए वाला ऑप्शन, ठीक है। प्रॉब्लम मैं बोलूं तो सीधे बेसिक थ्योरी का ही है, बट सेकंड राउंड का बोलेंगे बिकॉज एक एक ऑप्शन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर कट भाई पता है कि एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होती। फॉल्स हो गया। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ओवर गिवन टाइम इंटरवल आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होते हैं? अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप भाई, काइनेटिक एनर्जी में हमारा फंक्शन कॉस स्क्वायर वाला आता है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर आता है। तो क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हमेशा बराबर होती है? नहीं, ठीक है ना। फुल साइकिल में बराबर होती है, हमेशा बराबर नहीं होती। किसी भी जनरल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एवरेज के लिए, जैसे तुम अल्टरनेटिंग करंट में करते हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब अगला, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एट एनी टाइम इज कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट रहती है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, ट्रू हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन पीरियड, दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन। तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है, एक पीरियड में इक्वल होती है, ठीक है ना। कितनी होती है वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले लिखो, ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू एक पीरियड में कितनी होती है? 1/2, ठीक है ना। कॉस की 1/√2, कॉस स्क्वायर की 1/2, तो ई नॉट बाई 2 यानी मैकेनिकल एनर्जी का हाफ, यानी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही काइनेटिक, यही पोटेंशियल, तो वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, आप अटेम्प्ट करो। प्रॉब्लम जेईई मेंस का है। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो इस तरीके का सेम एज इट इज प्रॉब्लम, सेम वर्ड टू वर्ड सेम, मैंने आपको रैंक लेफ्ट क्रैश कोर्स में कराया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है, तो आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम नीट के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना। भले ही जेईई मेंस 22 का है, पर मुझे तो लग रहा है नीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब ट्रॉली को नीचे भेजा गया और इसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। सबसे पहला काम, तुम ट्रॉली के अंदर बैठे, सूडो फोर्स लगी mg साइन अल्फा और बाकी mg के कंपोनेंट किए, जैसे इंक्लाइन प्लेन पे करते हो। तो mg साइन अल्फा कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास mg कॉस अल्फा, और यहीं से तुम्हारा g इफेक्टिव आ गया, g कॉस अल्फा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हारा फट से तैयार हो गया, 2π√L/g कॉस अल्फा। तो ये कहानी ऐसी है कि जिस बच्चे को पता है उसके लिए तो सवाल फर्स्ट राउंड का है, जिसको नहीं पता वो सेकंड या थर्ड राउंड तक इस प्रॉब्लम को ले जाता है। तो राइट आंसर देखोगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था जेईई मेंस का। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट 32 आप करो, फिर मैं बताता हूं। अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो ये प्रॉब्लम टेंशन ट्रिक पर बेस्ड है। टेंशन ट्रिक मैंने आपको कई बार पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आइडियल पुलिस होती है उसमें टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम टेंशन ट्रिक से कर लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में आपको निकालना है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। आ जाओ। तो जैसे इस स्ट्रिंग में यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम है, अब पुली आइडियल है, मासलेस है, तो इधर टी तो इधर होगी 2t। अब आपके लिए ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। दोनों स्ट्रिंग्स सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो लीनियर मास डेंसिटी दोनों की सेम हो गई, म्यू दोनों के लिए सेम हो गया। आपको सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का रेशियो निकाल करके देना है, जो कि t/म्यू होता है। तो इस वाली में हो जाएगा t/म्यू, और क्या नाम है CD वाली में हो जाएगा 2t/म्यू। रेशियो लोगे तो 1/√2। टेक्निकली फर्स्ट राउंड बोलेंगे, 30 सेकंड में प्रॉब्लम छूमंतर, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। 33 पहले आप करो, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। 33 प्रॉब्लम कह रहा है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg एग्जीक्यूटिंग SHM, एम्पलीट्यूड इज 5। तो एम्पलीट्यूड मुझे दे रखा है एंड टाइम पीरियड भी मुझे दे रखा है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है टाइम पे t/4 पर, ठीक है ना। t/4 पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ। एज्यूम दैट द इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन इज 0, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ ये नहीं कि बेस रिपेयर की हरकतें करी और कुछ भी करना शुरू कर दिया। t/4 मीन से एक्सट्रीम के बीच का टाइम होता है, यानी पार्टिकल एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। अब तुम्हें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी होती है 0,
सो मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, यानी तुम्हारा आंसर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट राउंड में तुम कर सकते हो, बट वो करने के लिए तुम्हारे पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि तुम्हारी ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब सिंपल वैल्यू डालनी है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के अंदर मुझे सारा डेटा गिवन था, ठीक है ना, पुट करा, 0.62 जूल के आसपास मेरा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बोला जाएगा राउंड 1 या राउंड 2, डिपेंडिंग कैलकुलेशन की स्पीड आपकी कैसी है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है जेईई मेंस का एक और प्रॉब्लम, ठीक है ना। पहले आप करो। अब इस प्रॉब्लम में आप अटक गए होगे, ठीक है ना। तो भाई ये प्रॉब्लम तुम नहीं कर पाए होगे, उसका कारण मैं ये बताता हूँ। नीट 2025 जैसा जो आप लोग प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे एसएचएम के अंदर, सर वो प्रॉब्लम दे दो, तो ये उनमें से एक है। भले ही लिखा है टैग मार्क जेईई मेंस का, बट ये प्रॉब्लम एससीवी का भी प्रॉब्लम है। और ये मैं कह सकता हूँ क्लियरली कि जो ये प्रॉब्लम बच्चा कर लेगा, जिस बच्चे का ये प्रॉब्लम हो गया होगा, AIR 500 के अंदर वो अपनी बिल्कुल श्योर शॉट रैंक एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ये रैंक मेकिंग ब्रेकिंग प्रॉब्लम है, एम्स दिल्ली वाला प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है ना। तो सोल्यूशन क्या है, कहानी क्या है, ये कह रहा है कि हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक 1 kg का है इसको थोड़ा सा पुश किया, ये अपना SHM कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है 1 and 4 kg आर कनेक्टेड टू द वर्टिकल स्प्रिंग, द स्मॉलर मास एग्जीक्यूट SHM ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो मुझे उसकी टाइम पीरियड दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंड एम्पलीट्यूड 1.6 वाइल द बिगर मास रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। मुझे पता करनी है यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स इस वाले ब्लॉक पर कितनी लग रही है। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहली बात, जब बॉडी SHM करती है तो वो SHM अपनी मीन पोजिशन के अबाउट करती है। तो जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक बॉडी की नॉर्मल पोजिशन बनाओ, यहाँ उसकी मीन पोजिशन होगी, ठीक है ना। ये इसके अबाउट, इस मीन पोजिशन के अबाउट ये बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये होगा इस बॉडी की मीन पोजिशन को कैलकुलेट करना। तो इसको आपने x नॉट माना, फोर्सेस बैलेंस करी, के एक्स नॉट बराबर mg ध्यान रखना है इसका। तो मैं इसको m1 डाल देता हूँ, तो m1g डिवाइडेड बाई k, ये आपका x नॉट आ गया। अब जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ग्राउंड से फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी। यानी जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगी, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस और नीचे, इस जगह पर जाकर के स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से मैक्सिमम मिलेगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इस m2g प्लस kx मैक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये था इसका ओवरऑल कंसेप्ट। अब सॉल्यूशन देख लो। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x नॉट मैंने कोई यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करी, एज इट इज रखा। नॉर्मल रिएक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब ये एक्सट्रीम पर होगा तब मिलेगी, तो m2g प्लस k x नॉट प्लस a, ब्रैकेट ओपन करते चले गए, k x नॉट को m1g से रिप्लेस किया, ठीक है ना। और इस k को हमने ओमेगा स्क्वायर ए डाला। कहाँ से सर आ गया ये, m ओमेगा स्क्वायर डाला, कहाँ से आ गया, ओमेगा रूट k बाय m होता है। तो यहाँ पर आपने k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया m ओमेगा स्क्वायर से। तो जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया, 625 टाइम्स ये, आंसर मेरे पास आ गया 6060 न्यूटन के बराबर। यानी राइट आंसर इसका बी वाला होगा। प्रॉब्लम को ज़रूर आप नोट कर लेना, ज़रूर आप इसको क्लास के बाद ज़रूर कर लेना, ताकि अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नीट के किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे इस साल चाहे अगले साल, तो आप इस प्रॉब्लम को 100% कर करके आओ और आपसे कोई गलती ना हो। तो नीट के लिए इस तरीके का कठिन SHM का प्रॉब्लम मैंने इसलिए डाला क्योंकि नीट 25 में ऐसा प्रॉब्लम आया था। तो अब हम आ जाते हैं 35 नंबर प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, टाइमर लगाओ और करो। अब जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो मोस्टली आप इस प्रॉब्लम को आजकल टेस्ट में खूब देख रहे होगे, इस तरीके का, ये तो नहीं, इस तरीके का। अब इस प्रॉब्लम के अंदर है क्या है वो सुनो। आपको एक स्ट्रिंग बंधी हुई दे रखी है, बीच में ये क्या करता है, कुछ यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ यहाँ पर बीच में आपको अटैच करके दे देगा कुछ ब्रिजेस, ठीक है ना। तो ये ब्रिजेस यहाँ बीच में लगा दिए। अब सेम वायर हमारी 3 पार्ट में ऑसिलेट कर रही है, इसकी लेंथ का रेशियो दे रखा है आपके सामने, तो मैंने इसकी लेंथ को लिख लिया। अब कहानी ये है कि इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताओ या फिर मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी बताओ, ऐसा क्वेश्चन होता है। तरीका क्या है, जब एक वायर ऑसिलेट कर रही है तो हर जगह फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, मीडियम बदलने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ठीक है ना, वही सेम कंसेप्ट। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला हो गया NV/2L। स्पीड ऑन ट्रांसफर से 1√T/μ हो गया। टेंशन पूरी स्ट्रिंग के लिए सेम हो गई हमारी, म्यू हमारी पूरी स्ट्रिंग के लिए सेम हो गया। तो यानी स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, 2 का फैक्टर सेम है, तो N इज प्रोपोर्शनल टू L। तो हमने सबसे पहले
इसमें पता करें कि कौन सी स्ट्रिंग कितने लूप में ऑसिलेट करेगी। तो यहां से n का रेशियो मिलेगा जो कि l के रेशियो के बराबर होगा। तो रेशियो ऑफ n मेरे पास आ गया 632 एज इट इज 60, 30 और 20 से। अब मुझे पता है कि पहली वाली जो सेक्शन है वो कम से कम 6 लूप बना करके ऑसिलेट कर सकती है कम से कम। तो मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाली 6v/2l, चाहे आप सेकंड के लिए निकाल लो तभी बात एक ही आएगी। v की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट करा √T/μ और सॉल्व करा, 1000 हर्ट्ज मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये सवाल को ज़रूर तुम करके आना, क्योंकि नीट के लिए ऐसा प्रॉब्लम बेस्ट माना जाता है। अगर 2 टुकड़ों में ब्रेक करता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछता, n1 n2 l1 l2 के रेशियो के बराबर लेते, 4 टुकड़े होते तो n1 n2 n3 n4 फिर उसके अकॉर्डिंग लेते। मतलब क्वेश्चन का अप्रोच आपको क्लियर होना चाहिए। तो नीट के अंदर ये प्रॉब्लम आपको 4 नंबर दिला के जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 36। पहले आप अटेम्प्ट करो, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है राउंड 2 का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस तरीके का प्रॉब्लम आपने प्रीवियस मेरे क्रैश कोर्सेज में भी देख रखा होगा, मैंने कई बार कराया हुआ है, बट यहाँ थ्योरी के फॉर्म में मैंने डाला। तो ये बोल रहा है 2 वेव पल्सेस ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग एंड अप्रोच ईच अदर, द शेप ऑफ वन पल्स इज इन्वर्टेड। तो एक पल्स का शेप इन्वर्ट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, आउट ऑफ फेज वेव्स आ रही है। अब जब ये पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगी तो इस जगह स्ट्रिंग हो जाएगी फ्लैट, यानी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। पोटेंशियल किसके कारण आती है? शेप के कारण, ठीक है। तो जब ये एंटी नोड फॉर्म करती तो सारी एनर्जी पोटेंशियल हो जाती, जब ये नोड फॉर्म करेगी तो सारी एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये वाली वेव इधर निकल जाएगी, ये वाली वेव इधर निकल जाएगी, यानी एज इट इज ये ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है? द पल्स विल कोलाइड and vanishes after collision। तो गलत हो गया। pulse will reflect from each other, that is pulse going towards right will finally move towards left। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। the pulse will pass through each other but their shape will be modified। तो कोई शेप मॉडिफाइड नहीं होगा, as it is रहेगा। pulse will pass through each other without any change in their shape, यानी राइट आंसर इस प्रॉब्लम का हुआ ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट। तो ये यहां तक आपका प्रॉब्लम मैंने रखा था ग्रेविटेशन और एसएचएम वेव का। इसके अंदर जबरदस्त प्रॉब्लम भी करा दिए, एक्सपेक्टेड भी करा दिए। तो वीडियो 1 को हम यहीं पर रोकते हैं। अब आप दूसरा वाला वीडियो देखना जिसके अंदर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ बड़े अल्टीमेट सवाल मैं आपको दिखाऊंगा।